आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कहा था कि आज हम एक ट्रेड थ्योरी का चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिटर ट्रेड थ्योरी का, उस चैप्टर का नाम है रिविट। और बोर्ड पे कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। लिखने का कारण ये है कि हम लिखने में जो टाइम हमारा जाता है वो हम डिस्कस करने में लेंगे। इससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो देखिए, रिविट को जानने के पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो जॉइंट होते हैं दो प्रकार के। पहला जॉइंट होता है परमानेंट जॉइंट और दूसरा जॉइंट होता है सेपरेबल जॉइंट या नॉन परमानेंट कह सकते हैं। ठीक है, देखिए परमानेंट जॉइंट कौन से होते हैं। परमानेंट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनमें अगर हम पार्ट को जोड़ने के बाद अलग करना चाहेंगे ना तो पार्ट खराब हो जाएगा। ठीक है। और सेपरेबल जॉइंट क्या होते हैं कि इसमें अगर हम एक बार जोड़ लें तो हम आसानी से इसे डिसमेंटल कर सकते हैं। इसमें ना तो पार्ट खराब होता है, ना ही इसमें आपका फास्टनर खराब होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी ये है कि पार्ट भी खराब हो जाता है और फास्टनर भी खराब हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, इसमें परमानेंट जॉइंट में दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी क्या है कि पार्ट भी खराब हो गया और फास्टनर भी खराब हो गया। दूसरी कैटेगरी क्या है, देखिए दूसरी कैटेगरी है कि सिर्फ फास्टनर खराब हो लेकिन पार्ट बचा रह जाए। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है उसमें ही आता है हमारा रिविट। ठीक है, तो रिविट एक प्रकार का परमानेंट जॉइंट है जिसमें सिर्फ फास्टनर खराब होता है, पार्ट को बचाया जा सकता है अगर आप हुनरमंद हैं। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो रिविट के पार्ट को अलग करते समय पार्ट को भी ख़राब कर देते हैं। तो 90% आप अपने पार्ट को बचा सकते हैं। इसीलिए रिविट को बहुत सारी किताबों में सेमी परमानेंट जॉइंट भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि रिविट को सेमी परमानेंट जॉइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ फास्टनर खराब होता है, इसमें पार्ट को बचाया जा सकता है। ठीक है, यूज़ कहाँ पे होता है, तो देखिए रिविट का यूज़ बॉयलर्स में होता है, प्रेशर वेसल्स में होता है, रिजर्वायर्स में होता है, शिप्स में होता है, ट्रसेस में होता है, क्रेन्स में होता है, फ्रेम्स में होता है। बहुत सी जगहों पर इसका प्रयोग होता है। और इस लेक्चर के ख़त्म होते होते हम ये जानेंगे कि किस प्रकार के रिविट का प्रयोग कहाँ होता है। मतलब जो भी टाइप्स ऑफ रिविट हैं जो कि अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, उसमें हम ये भी जान लेंगे कि उस टाइप का प्रयोग कहाँ पर होता है। मतलब बॉयलर में किस तरीके के रिविट का प्रयोग होता है, प्रेशर वेसल में किस तरीके के रिविट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो रिविट के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब इसके आगे चलिए बात करते हैं। तो देखिए आगे की बात क्या है कि रिविट होता क्या है। देखिए चर्चा है कि रिविट होता क्या है। तो देखिए अभी हमने बताया कि रिविट एक प्रकार का जॉइंट है, एक प्रकार का फास्टनर है जो परमानेंट जॉइंट करता है। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, एक शैंक होता है। क्या होता है, शैंक होता है, और एक होता है हेड। ठीक है, एक होता है हेड। सबको दिखाई दे रहा होगा। तो किसी भी रिविट को ना उसके डाया से स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब अगर आप मार्केट में किसी रिविट को लेने जाते हैं तो रिविट को उसके डाया से स्पेसिफाइड किया जाता है। रिविट्स आर स्पेसिफाइड बाय इट्स डाया। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए कि ये जो ऊपर ये आपको डोम सा दिख रहा है, इसको कहते हैं हेड। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा जब ये लेंथ रही होगी तो लेंथ के ऊपर ये डोम कैसे बनाया गया होगा। तो देखिए इस डोम को बनाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं अपसेटिंग प्रोसेस, है ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपसेटिंग प्रोसेस। और ये जिस मशीन से होता है उस मशीन का नाम होता है ऑटोमेटिक हेडर।
ठीक है। होता क्या है इसमें, देखिए ऑटोमेटिक हेडर क्या काम करती है उसको भी समझ लेते हैं। तो ऑटोमेटिक हेडर काम करती है कि जैसे ये मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है, और मुझे ये शैंक बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा, ये एक प्लेट है और नीचे भी एक प्लेट बना दी गई। अब मैं जब इसको प्रेस करूंगा, ऊपर से इसको प्रेस करूंगा तो ये नीचे दबता जाएगा और ये वाला शेप जो है, ये वाला शेप जो है वो यहाँ पर जब मैं इसे प्रेस करूंगा, जब मैं इसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये वाला शेप प्रेस करने से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फोर्स लगाकर प्रेस करके हम जब किसी हेड का निर्माण करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं अपसेटिंग प्रोसेस, और इसमें जिस मशीन का यूज़ होता है उसको कहते हैं ऑटोमेटिक हेडर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बातें जानी हैं, ध्यान दीजिए, अभी तक हमने जो बातें जानी हैं उनसे कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता था कि ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, परमानेंट और सेपरेबल। दूसरा क्वेश्चन आ सकता था कि ऐसा कौन सा ज्वाइंट है जिसमें फास्टनर तो खराब होता है पर पार्ट खराब नहीं होता, तो आपको पता है कि वो कौन सा ज्वाइंट है, रिवेट ज्वाइंट। दूसरा, तीसरा, रिवेट ज्वाइंट का हेड निर्माण करने के लिए किस प्रकार कौन सा प्रोसेस किया जाता है, अपसेटिंग प्रोसेस। अपसेटिंग प्रोसेस करने के लिए कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक हेडर। ठीक है, रिवेट को किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है, उसके डाया से, उसके शैंक के डाया से। तो देखिए अभी अभी हमने सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई की है और 10 मिनट में 5 से 7 क्वेश्चन जो है डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो हर लेक्चर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की बातचीत करते हैं कि रिवेट के बारे में हम और क्या जान सकते हैं। तो देखें भाई, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि कोई भी रिवेट जो होता है वो अपने शैंक के डाया से स्पेसिफाई किया जाता है। तो रिवेट की जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको समझ लेते हैं, तो लिख लेते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ रिवेट। तो देखिए इसके मेन 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, हेड। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है, हेड, सबको पता है। दूसरा पार्ट होता है शैंक, ये भी सबको पता होगा। तीसरा पार्ट क्या होता है, ये वाली बात शायद सबको ना पता हो, उसको कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं, पॉइंट। तो ध्यान दें फिर से कि ये हमारा रिवेट है, ध्यान दीजिए ये हमारा रिवेट है। अब जब रिवेट को जब क्लोज करते हैं ना, ये देखिए जब रिवेट को नीचे से क्लोज किया जाता है प्रेस करके, तो जब हम रिवेट को क्लोज करते हैं तो आपको पता है ना प्लेट में रिवेट कैसा दिखता है। ये जैसे 2 प्लेटें हैं तो इन 2 प्लेटों में रिवेट आपको कैसा दिखता है, ऊपर भी हेड दिखाई देता है और नीचे भी एक हेड दिखाई देता है। समझ में आया? तो ऊपर और नीचे दोनों जगह हेड दिखाई देता है। तो एक को तो हेड कहते हैं, पर ये जो क्लोजिंग हेड है ना, ये जो क्लोजिंग हेड है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पॉइंट। याद रखिएगा, जो क्लोजिंग हेड होता है उसी को क्या कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात यह है कि स्टैंडर्ड साइज कौन कौन से हैं, रिवेट के स्टैंडर्ड साइज। तो देखिए यदि हमें किसी रिवेट के शैंक का डाया निकालना है तो हमें क्या जानना ज़रूरी है। तो देखिए हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि यदि जिन प्लेटों को हमें जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 प्लेटें हैं जिन्हें हमें जोड़ना है, तो अगर उनका साइज़, ध्यान दीजिए, 8 mm से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 8 mm से ज़्यादा है, तब हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं अनविन्स फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं अनविन्स फार्मूला। और ये फार्मूला क्या होता है कि डाया ऑफ द शैंक बराबर होता है 6√t के। लेकिन ये तभी काम आता है जब प्लेट की मोटाई 8 mm से
ज़्यादा हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। टोटल प्लेट की मोटाई जो है वो 8 mm से ज़्यादा हो। कुछ किताबों में ये 6 की जगह पे 6.05 भी लिखा होता है, पर हमें नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हम इसे 6√t भी लिख सकते हैं, और अगर हमें यही फार्मूला इंचेस में लिखना होता तो हम इस इंचेस में क्या लिख लेते हैं, 1.2√t इंच। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो किसी रिविट को बनाने के लिए, रिविट के डाया को डिसाइड करने के लिए हम अनविन्स फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं जब प्लेट की मोटाई 8 mm से ज़्यादा हो। यहाँ पे ये दो प्लेटें हैं T1 और T2, दोनों की मोटाई मिला करके 8 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अब मान लीजिए कि मोटाई 8 mm से कम है, तब क्या करें, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, अभी हम वैसे आगे आपको जो है रिविट के जो फेलियर होते हैं ना, कि रिविट जॉइंट जो है वो कितने प्रकार से फेल हो सकता है, जब हम उसको पढ़ाएंगे तब हम आपको दो तरीके के स्ट्रेस बताएंगे। शियरिंग स्ट्रेस बताएंगे, और दूसरा स्ट्रेस बताएंगे क्रशिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस बताएंगे, क्रशिंग स्ट्रेस। तो जब 8 mm से थिकनेस is less than 8 mm, तब हम क्या करते हैं, तब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देते हैं। वहाँ पर हम आपको इक्वेशन बनाना बताएंगे, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं और यहाँ से हम रिविट का डाया निकाल लेते हैं। ठीक है, रिविट के शैंक का डाया निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो 8 mm से ज़्यादा थिकनेस हो, चाहे 8 mm से कम थिकनेस हो, किसी भी कंडीशन में रिविट का डाया प्लेट की थिकनेस से कम नहीं होगा। ठीक है, इन एनी कंडीशन द डाया ऑफ the shank is not less than the thickness of the plates। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, ये बात हम लोगों को याद रखनी है कि किसी भी कंडीशन में जो शैंक का डाया है वो प्लेट की थिकनेस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप आसानी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढ सकते हैं। चलिए एक अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो आपके काम आएगा, और हर क्वेश्चन पेपर में ये आता ही आता है। देखिए कि जो स्टैंडर्ड साइज़ के रिविट होते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके लिए जो ड्रिल साइज़ होता है वो कितना होता है। तो देखिए, मैं स्टैंडर्ड साइज के रिविट का ऊपर लिख दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड साइज को मैं एक टेबल में इस तरफ लिख दे रहा हूँ, और ये स्टैंडर्ड साइज है mm में, ड्रिल के, सॉरी रिविट के, ये बात याद रखिएगा। ये रिविट के स्टैंडर्ड साइज हैं, और जो होल का डाया हमें चाहिए, यानी होल डाया चाहिए, यानी कि इसको हम ड्रिल साइज़ भी कह सकते हैं, हम इसको ड्रिल साइज़ भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए क्या कह सकते हैं इसमें, तो ये क्या है, ये 12 mm से शुरू होता है। कितने से शुरू होता है, 12 mm से। तो 12, उसके बाद आता है 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30। ध्यान दीजिए, 30 के बाद वाले मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। 30 के बाद वाले देखिए 33, 36, 39, 42 और 48। तो ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं mm में रिविट के। ठीक है, अब इनका देखिए ड्रिल साइज क्या होता है। तो देखिए 12 mm है, तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला भी बता दूंगा कि देखिए 12 से लेके 24 तक, ध्यान दीजिए 12 से लेके 24 तक
सब में कितने का डिफरेंस आएगा? सब में डिफरेंस आएगा 1 mm का। कितने का डिफरेंस आएगा? 1 mm का। अभी मैं इसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। याद रखिएगा कि जो 24 है ना, 24 के बाद टर्निंग पॉइंट है, मतलब 24 टर्निंग पॉइंट है। 24 तक तो 1 mm रहेगा, लेकिन 24 के बाद बदल जाएगा। और 1 mm अगर बदल जाएगा तो ध्यान दीजिए, अगर ये 12 है तो ये 13 हो जाएगा, ये 14 है तो ये 15, 16 वाले के लिए 17, 18 वाले के लिए 19, 20 वाले के लिए 21, 22 वाले के लिए 23 और 24 वाले के लिए 25। ये याद रखिएगा कि इसमें 24 mm डाया शामिल है। ये सारे mm में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए कहाँ तक, 27 से लेकर, ध्यान दीजिए 27 से लेकर 36 तक, 27 से लेकर 36 तक जो डाया है ना वो 1.5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1.5 से बढ़ जाता है। यानी 27 वाले के लिए हो जाएगा 28.5 यानी कि 28.5। 30 वाले के लिए 31.5 हो जाएगा, 33 के लिए हो जाएगा 34.5 और 36 के लिए हो जाएगा 37.5। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 39। अब फिर से याद रखिएगा कि 36 भी टर्निंग पॉइंट है, यानी यहाँ से लेकर एंड सो ऑन जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? उसमें जो है वो 2 mm का फ़र्क पड़ेगा। कितने mm का फ़र्क पड़ेगा? 2 mm का फ़र्क पड़ेगा। मतलब 39 से ये हो जाएगा 41, 42 से हो जाएगा 44 यानी 44 और 48 से ये हो जाएगा 50। ये सारे mm में हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये अपने आप में क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड साइज़ के रिविट इस तरफ लिखे हुए हैं, ध्यान दें, ये स्टैंडर्ड साइज़ के रिविट लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? तो देखिए 22 तक जो है, सॉरी 24 तक तो ये 2 का टेबल चल रहा है, 12, 14, 16। उसके बाद देखिए 24 के बाद 3 का टेबल शुरू हो जाता है। यानी कि जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहीं से, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है वहीं से क्या है, सॉरी थोड़ा सा शोर आ रहा है बाहर से, तो फिर से बोल देते हैं कि 24 टर्निंग पॉइंट है, 24 टर्निंग पॉइंट है तो उसके बाद देखिए 3 का टेबल शुरू हो गया है। यानी कि 24 से 27, 27 से 30, 30 से 33, 36। अब 36 के बाद जो है यहाँ पर याद रखिएगा कि 36 के बाद जो है 39, 42 और 48 है। तो देखिए 27 से 1.5 mm का है और 36 के बाद है 2 mm का। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? ध्यान दें, फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि अगर साइजेस जो है ना, अगर साइज जब 12 mm रहता है, ध्यान दीजिए 12 mm 2 से लेकर कहाँ तक रहता है? 24 तक रहता है। इसमें 24 शामिल है। यानी कि जब 12 mm से ज़्यादा या इक्वल हो और 24 mm से कम या इक्वल हो तो ड्रिल साइज़ कितने mm से बढ़ जाता है? 1 mm से, सॉरी हाँ, ड्रिल साइज़ जो है 1 mm से बढ़ जाता है। अगला देखिए, अगर 24 से ज़्यादा है यानी 24 प्लस, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24 से ग्रेटर है और 36 के या तो इक्वल है या उससे कम है तो डाया बढ़ जाता है 1.5 mm से। यानी कि जो D है ना उसमें 1.5 mm जोड़ दीजिएगा। मैं ये ड्रिल साइज़ के लिए फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ड्रिल साइज फॉर रिविट्स, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है कि अगर 36 से ग्रेटर है, तो 36 से अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? डाया जो है वो 2 mm से बढ़ जाएगा। तो ये एक सिंपल से फॉर्मूले हैं जो अगर आप याद रखें तो आपको याद रहेगा कि भाई अगर 24 से ज़्यादा है तो ड्रिल साइज़ कितना हो जाएगा? 1.5 mm बढ़ जाएगा। और 36 तक ही ऐसा होगा, 36 इसमें शामिल है, यानी 36 इसमें शामिल है, ये बात याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि 25 mm का अगर ड्रिल है, सॉरी 25 mm का अगर रिविट है तो ड्रिल साइज़ क्या होगा?
तो आपको पता है कि 24 से बड़ा है, यानी कि 1.5 mm का फ़र्क आएगा, यानी इसमें हम 1.5 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 26.5 mm। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं कि कितने mm साइज़ के लिए कितने mm ड्रिल साइज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। अच्छा, एक होता है पॉप रिविट, आपको पता होगा, ये छोटे रिविट होते हैं। देखिए इनके भी कुछ साइजेस होते हैं, इनके साइजेस जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये 2.4 mm से शुरू होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको 8 का टेबल आता है तो आप आसानी से सारे डाया लिख लेंगे। अगला होता है 32, अगला होता है 4.0, अगला होता है 4.8। अच्छा, अगला वाला होता है 5.4, पर वो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे 6.4 होता है। और अगर इनके ये रिविट के साइज़ हैं, ठीक है, ये डाया ऑफ दी पॉप रिविट है, तो अगर इनके हम ड्रिल साइज़ लेना चाहें, अगर हम इनके ड्रिल साइज़ लेना चाहें तो कुछ भी नहीं है, ये 2.5 हो जाता है, यानी 0.1 mm से बढ़ जाता है, ये 3.3 हो जाता है, ये 4.1 हो जाता है, ये 4.9 हो जाता है, और ये हो जाता है 6.5, ठीक है। तो ये पॉप रिविट के लिए ड्रिल साइज़ हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉप रिविट के लिए ड्रिल साइजेस हैं, और स्टैंडर्ड रिविट के लिए अभी हमने ड्रिल साइजेस को डिस्कस किया है। और देखिए हम क्या जान सकते हैं रिविट में, तो देखिए रिविटिंग 2 प्रकार की होती है। रिविटिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली रिविटिंग होती है हैंड रिविटिंग। मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ रिविटिंग, ठीक है। रिविटिंग कितने प्रकार से की जा सकती है? एक तो हो सकती है हैंड रिविटिंग, एक तो हो सकती है हैंड रिविटिंग, और एक हो सकती है मशीन, एक हो सकती है मशीन रिविटिंग। तो देखिए इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि हैंड रिविटिंग क्या होगी, आप सभी जानते हैं। हैंड रिविटिंग जो हैमर से हम करते हैं, ठीक है, वो हैंड रिविटिंग हो जाएगी। और मशीन रिविटिंग क्या होती है, तो आपको पता है कि रिविटिंग गन आती है, न्यूमेटिक रिविटिंग मशीन आती है। इन सब से अगर हम रिविटिंग करेंगे तो वो मशीन रिविटिंग बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक और बात हम जान सकते हैं कि रिविटिंग जो है वो टेम्परेचर के आधार पर भी होती है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ रिविटिंग ऑन दी बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है हॉट रिविटिंग, पहली होती है हॉट रिविटिंग, और दूसरी होती है कोल्ड रिविटिंग, ठीक है, याद रखिए कोल्ड रिविटिंग। तो जो हॉट रिविटिंग होती है इसमें क्या करते हैं वो समझ लेते हैं। इसमें करते क्या है कि जो शैंक होता है ना, ये जो रिविट का जो शैंक होता है, इसको जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेते हैं, जब तक ये रेड कलर का ना दिखाई देने लगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको जो है जिन प्लेटों को जोड़ना होता है उसमें लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे हमने इन प्लेटों में लगा दिया, ठीक है, इस प्लेट में हमने लगा दिया। तो क्योंकि ये हॉट रिविटिंग है तो हम नीचे से जब इसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्लोजिंग हेड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक क्लोजिंग हेड बन जाएगा। अब होगा क्या, देखिए जैसे जैसे ये ठंडा होगा मटेरियल, वैसे वैसे ये मटेरियल करेगा श्रिंक। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीज़ गर्म की जाती है तो एक्सपेंड करती है, और जब कोई चीज़ ठंडी होने लगती है तो वो श्रिंक करने लगती है। तो क्या होगा कि ये सिकुड़ने लगेगा, ठीक है, ये श्रिंक करने लगेगा। ये श्रिंक करने लगेगा तो ये जो हेड है ना वो अंदर की ओर प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि ये जो शैंक है वो हेड को अंदर की ओर खींचेगा। ऐसे ही ये भी अंदर की ओर आएगा। तो क्या होगा कि ये जो जॉइंट है ना, ये पूरी तरीके से
फ्लूइड टाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूरी तरीके से फ्लूइड टाइट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा कि यहाँ पे ये जो हेड है ना, वो कौन से फोर्स में है? कंप्रेशन में। क्यों? क्योंकि ये शैंक जो है इसे अंदर की ओर खींच रहा है, तो कौन सा फोर्स बन रहा है? कंप्रेशन। ठीक है, लेकिन देखिए जब अंदर ऊपर से कंप्रेशन है तो ये शैंक में खुद कौन सा फोर्स पैदा हो जाएगा? टेंशन। क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये हेड जो है वो कंप्रेशन में है तो जो शैंक है वो अपने आप ही टेंशन में आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये फ्लूइड टाइट जो जॉइंट होते हैं ना, रिविटेड जॉइंट होते हैं, उनको बनाने के लिए हम हॉट रिविटिंग का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अगली चीज़ देखते हैं कि कोल्ड रिविटिंग क्या होती है। तो देखिए कोल्ड रिविटिंग के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो कोल्ड रिविटिंग में देखिए जैसे हॉट रिविटिंग में हम शैंक को गर्म कर रहे थे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वैसे यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पे सिंपली हम रिविटिंग कर देते हैं, हैमर से रिविटिंग कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे हॉट रिविटिंग में आपको याद होगा कि अभी अभी हमने बताया कि हॉट रिविटिंग में जो शैंक होता है ना, वो किस में होता है? टेंसाइल स्ट्रेस में। अभी अभी हमने आपको समझाया। लेकिन इसमें जो शैंक होता है ना, वो जो होता है वो शियर स्ट्रेस में होता है, याद रखिएगा। कौन से स्ट्रेस में होता है? शियर स्ट्रेस में होता है। ठीक है, और क्या याद कर सकते हैं? और याद कर सकते हैं हम लोग कि हॉट रिविटिंग जो है वो 10 mm से ऊपर की प्लेटों के लिए हम यूज़ करते हैं, थिकनेस वाली प्लेटों के लिए हम यूज़ करते हैं। जबकि कोल्ड रिविटिंग जो है वो 8 से 10 तक है ना, 8 mm to 10 mm 10 mm तक की प्लेटों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कोल्ड रिविटिंग का थिकनेस के लिए। और क्या हम जान सकते हैं? और हम जान सकते हैं कि हॉट रिविटिंग के लिए जो रिविट का मटेरियल होता है वो क्या होता है। तो देखिए रिविट का मटेरियल जो होता है वो होता है स्टील, याद रखिएगा। रिविट का मटेरियल जो होता है हॉट रिविटिंग में वो स्टील होता है, जबकि कोल्ड रिविटिंग में आप नॉन फेरस मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं कॉपर का, एल्युमिनियम एलॉय का। ठीक है, तो और स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं नो डाउट, पर हम बाकी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें जो है क्योंकि हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता है इसलिए हम स्टील के ही रिविट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्या देखिए हम जान सकते हैं रिविट में, आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो है हमारा डाउट जो भी रिविट को लेकर रहता है अधिकतर, वो सब हम आज ही दूर कर लें, जिससे कि कल जब हम इसके डिज़ाइनिंग और टाइप्स की बात करें तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये कैसे होता है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो वो सब आपके दिमाग से आज इस लेक्चर में निकल जाना चाहिए। तो देखिए हमने कहा कि रिविटिंग के लिए जो हम साइज वो होल बनाते हैं ना, वो कैसे बना सकते हैं, उसके कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो देखिए 2 प्रोसेस हैं। ड्रिल होल बनाने के 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस है पंचिंग, जब हम पंचिंग से होल बना लें, या दूसरा प्रोसेस है ड्रिल। ठीक है, रिविट के होल बनाने के लिए हमें जो है वो कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं, तो वो अवेलेबल हैं पंचिंग और ड्रिलिंग। लेकिन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है? तो देखिए पंचिंग जो है वो चीपर ज़्यादा है और ये जो है वो कॉस्टली है। भाई सभी को पता है कि पंचिंग जो है वो एक साथ कई प्लेटों की जा सकती है, पर ड्रिलिंग में ऐसा नहीं हो पाता है। और ड्रिलिंग के लिए जो है वो हमें एक हुनरमंद व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि पंचिंग जो है वो कम हुनरमंद व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीपर प्रोसेस है, वो कॉस्टली प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है कि ये देखिए पंचिंग जो है कम एक्यूरेट है, क्योंकि पंचिंग में आपको पता है कि साइज़ और जो आपका होल की लोकेशन होती है उसको लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ड्रिलिंग में ऐसा नहीं है। तो ये जो है वो लेस एक्यूरेट है और ये जो है वो मोर एक्यूरेट है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
और क्या जान सकते हैं हम, और जान सकते हैं कि देखिए पंचिंग में क्या होता है ना, पंचिंग में जो मटेरियल है ना उसके ख़राब होने का डर रहता है। जब हम पंचिंग कर रहे होते हैं तो पंचिंग करते समय जो मटेरियल के किनारे, जो होल के किनारे का मटेरियल होता है ना, इसके ख़राब हो जाने का डर होता है, पर ड्रिलिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगली बात हम और क्या जान सकते हैं, पंचिंग की एक लिमिट है, यहाँ पर हम 25 mm थिकनेस तक ही पंचिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 25 mm थिकनेस तक ही हम पंचिंग कर सकते हैं, जबकि ड्रिलिंग में ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता है, आप जितनी चाहे उतनी थिकनेस में ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जानने वाली थी। और क्या बातें जाननी चाहिए, तो देखिए आज हम रिविट के बारे में ये जान लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है भाई, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कि किस जगह पे भाई हम इसे यूज़ करें, ध्यान दीजिए। तो एप्लीकेशंस में देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एप्लीकेशंस कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर वाइब्रेटरी लोड हो, है ना। पहला तो हम इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन लोड हो, वाइब्रेशंस हो। ठीक है, फॉर वाइब्रेशंस हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम रिवेटिंग कहाँ पर कर सकते हैं, हम रिवेटिंग कर सकते हैं उन जगहों पर जहाँ पर वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब जिन मटेरियल की वेल्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, मतलब जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वो गर्म होने पे जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, उन जगहों पर हमें रिवेटिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तीसरी जगह है जहाँ पर मटेरियल जो है वो सेम ना हो, मतलब एक मटेरियल अलग बना हुआ है, एक मटेरियल अलग है, यानी होमोजीनियस ना हो, हेट्रोजीनियस हो। तो मतलब हमें जैसे इसका एक सही एग्जांपल ये है कि स्टील की प्लेट को जो है आप आयरन की प्लेट से भी रिवेटिंग करके जोड़ सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वेल्डिंग के लिए दोनों मटेरियल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम रिवेटिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, पहला उन जगहों पर करते हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस हो, दूसरा जिन जगहों पे वेल्डिंग पॉसिबल ना हो, तीसरा जहाँ पे मटेरियल अलग अलग पार्ट जो हैं वो अलग अलग मटेरियल के बने हों, उन जगहों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। एडवांटेज, यही इसके एडवांटेज भी हैं। ठीक है, यही इसके एडवांटेज हैं। देखिए कौन कौन से एडवांटेज अभी अभी हमने समझे कि भैया जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रहे हैं वहाँ पर हम रिविट का यूज़ कर लें, जहाँ पर हम वेल्डिंग नहीं कर सकते वहाँ पे हम रिविट का यूज़ कर लें। ठीक है, और जहाँ पर हम अलग अलग मटेरियल हमें जोड़ने हो वहाँ पे हम रिविट का यूज़ कर लें। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं रिविट के जो हमें वेल्डिंग में प्रोवाइड नहीं होते हैं। लेकिन देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो समझ लेते हैं। एडवांटेजेस मैंने बोल भी दिए थे, अभी एप्लीकेशंस के साथ में लिख दिए थे। एप्लीकेशंस, देखिए एप्लीकेशंस में हमने ये जाना कि कहाँ उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने ये बता दिया कि भैया जहाँ पे वाइब्रेटरी लोड हो वहाँ पे वेल्डिंग की बजाय रिवेटिंग का यूज़ कर लो। तो आपको ये सर्च करना है कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे रिविट्स का प्रयोग होता है। पीछे हमने एग्जाम्पल्स में ये बताया था कि रिविट का प्रयोग बॉयलर में होता है, प्रेशर वेसल्स में होता है, शिप्स में होता है, क्रेन्स में होता है। तो क्रेन्स में देखिए क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। तो देखिए डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब हम रिविटिंग करते हैं तो जो हमारी असेंबली होती है ना, हमारी असेंबली का वेट जो है वो 3 to 4% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, मतलब ये है कि आपने कोई असेंबली खरीदी जिसमें रिविट का प्रयोग है तो 3 से 4% भार तो सिर्फ उसमें रिविट का होता है, जबकि वेल्डिंग में जो है ना, रिविट में जो वेट होता है वो 3 से 4% इंक्रीज कर जाता है, पर वेल्डिंग में ना, वेल्डिंग में ये परसेंटेज 1 to 1.5 होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगली चीज़, इसका यूज़ और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये वेल्डिंग से कॉस्टली है।
कैसे? देखिए, एक तो हमें इसमें ड्रिलिंग प्रोसेस करना पड़ता है जो कि अपने आप में कॉस्टली हो गया, और ड्रिलिंग प्रोसेस करने के लिए हमें लेबर रखने पड़ते हैं, तो लेबर कॉस्ट भी हाई होगी, ठीक है। वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो देखिए अगला डिसएडवांटेज क्या है? अगला डिसएडवांटेज है कि जैसे हमने बताया कि भाई वेट बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम रिविट का यूज़ करते जाते हैं तो 3 to 4% तक वेट बढ़ जाता है। उसके बाद हमने बताया कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ड्रिलिंग करानी पड़ती है, होल्स बनवाने पड़ते हैं। ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? देखिए, ओवरऑल कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है? इंक्रीज कर जाती है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम बट जॉइंट बनाते हैं या रिविटेड जॉइंट बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें मेटल के स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रैप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो और प्लेटें भी हमें यूज़ करनी पड़ रही हैं, हमें उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। एक और देखिए नुकसान क्या हो रहा है यहाँ पर। एक नुकसान यहाँ पे ये हो रहा है, एक डिसएडवांटेज और हो रहा है कि जब हम प्लेटों का यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो वेट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एक तो रिविट के कारण वेट बढ़ रहा है, दूसरा फिर प्लेटों के कारण भी वेट बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे रिविट के बारे में। तो अभी इस लेक्चर में आप समझ गए होंगे कि भाई हमें रिविट का यूज़ कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और हमने रिविट के बारे में बहुत कुछ जान लिया। तो आज का आपका काम ये है कि आप जितना भी हमने आज पढ़ा है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। आप देखिए कि ये जो 30-35 मिनट का जो लेक्चर है, आप देखेंगे कि इसमें कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे जो भी हमने पढ़ाया है। आप कोशिश करिए बनाने की। कल हम डिस्कस भी करेंगे, जब अगला लेक्चर हम रिविट का अपलोड करेंगे तो उसके पहले 5 मिनट में हम आपको यही बताएंगे कि कितने सारे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस छुपे हुए थे, ठीक है। तो थैंक यू, और हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे।